कार्बन के कितने आइसोटोप? कार्बन 12 मास वाला भी, और कार्बन कौन इसमें रेडियो एक्टिव होगा? हर एटम का आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है ना? हर एटम का आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है। आइसोटोप के वजह से ही एटॉमिक मास एलिमेंट का एवरेज हो जाता है। हम लोग एक्चुअली में पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट में हम लोग पढ़ लिए एटॉमिक नंबर होता है ना? एक्सपेरिमेंट तो पढ़े ही थे। एक्सपेरिमेंट पढ़े, कैलकुलेशन पढ़े, ऑब्जर्वेशंस पढ़े, पढ़े थे ना? पता है सबको, रिवीजन भी करवाए हैं। फिर कल एटॉमिक नंबर किसको कहेंगे? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम में होंगे उसको एटॉमिक नंबर कहेंगे। मास नंबर किसको कहेंगे? हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जोड़ देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आइए, ये H1 प्रोटियम, H2 ड्यूटेरियम और H3 ट्राइटियम। एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोपिक एग्जिस्टेंस के वजह से होता है। एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटोप गुना परसेंटेज एग्जिस्टेंस आइसोटोप अदर आइसोटोप का, उसका परसेंटेज एग्जिस्टेंस बटा 100 करते हैं। उसी पे नोमेरिकल्स बनाए थे, और ये एनसीईआरटी के कुछ नोमेरिकल्स थे। नेक्स्ट, टुडे आइसोटोप पढ़ लिए। आइसोटोप के बाद आइसोबार। आज आइसोबार पढ़ेंगे। लिखिए, atoms of different element having same atomic number having, लिख ही दिए थे, different atomic number but same mass number known as isobar। एग्जाम्पल देखिए, आइसोबार किसको कहते हैं? तो ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो। तो आप देखे होंगे एग्जाम्पल, कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 14 7। देखिए, एक दो दूसरे का आइसोबार है क्या? ट्राइटियम 3 1, हीलियम 3 2, नाइट्रोजन 15 7, ऑक्सीजन 15 8। क्या? लिखिए जल्दी से। लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। हो गया?
बढ़े। आइसोबार के आगे लिखिए लिखिए लिखिए, छूट गया तो लिखिए जल्दी से, टाइम से आइए, पहले आइए थोड़ा। आइसोटोन, different elements of atom having same number of neutron but different atomic number as well as mass number called isotone. Different atom of element, different atom of element, different atom of element, different atom of element having same number of neutrons but different atomic number as well as mass number. एग्जाम्पल ढूंढ के बताइए आप आइसोटोन्स के। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए। नाइट्रोजन 15 7, बोलिए बच्चा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है इसमें? 15 - 8 है ना। जबकि एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है। एक ऐसा ही एटम ढूंढिए और जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 ही हो। ऑक्सीजन 16 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 - 8 बराबर 8। जेड 8, मास नंबर 16, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम हो गया, आइसोटोन कहलाएगा। नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16, आइसोटोन है एक दूसरे का। और एग्जाम्पल ढूंढिए अपने मन में। बोरोन 5 11, कार्बन 6 12 है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में 6। और बोलिए ट्रिटियम और हीलियम, यही वाला 3 और 1 वाला। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होते, आइसोबार में मास नंबर सेम होते, आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग क्या बताया जा रहा है? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन।
लिख दिए एग्जांपल्स। बढ़े। अब ये तीनों एक साथ देख लो ऐसे, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। यहां लिखना एटॉमिक नंबर, यहां लिख दो मास नंबर, और यहां पे लिख दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां पे लिख दो सेम, यहां पे लिख दो सेम, और यहां पर भी लिख दो सेम। एक्चुअली मैं ऐसे बनाना था। देखो जी, एक ही बार में सब याद हो गया, एक ही बार में सब याद हो गया जी। आइसोटोप किसको कहेंगे? जिसके एटॉमिक नंबर, तो बाकी दो चीज जो लिखे हैं वो डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी। आइसोबार जिसके मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी। आइसोटोन जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, और मास नंबर भी डिफरेंट। एक्चुअली आइसोबार आइसोटोन्स are the relations of isotope। आइसोबार और आइसोटोन आइसोटोप के ही रिलेशंस हैं। जैसे हम लोग अभी खोजे 6614, ये एक आइसोटोप था। दूसरा ऑक्सीजन 16 8, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 8 14, 8 8 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में कितना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में कितना है? सेम है। तो ये ऑक्सीजन का आइसोटोप था, ये कार्बन का आइसोटोप था। ये दो आइसोटोप के बीच क्या निकल के रिलेशन आया? आइसोटोन का। यानी दो आइसोटोपों के बीच आइसोटोन बन जाता है, दो आइसोटोपों के बीच आइसोबार भी बन जाता है। तो आइसोबार एंड आइसोटोन्स आर रिलेशंस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोपिक रिलेशन से ही आइसोबार आइसोटोन है। जल्दी से बनाओ। ये देखो, याद करा दिया फट से। ऐसे तीन ठो लिख के, ये तीन इधर लिख करके सेम 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 कर देना है, बात खत्म। तीनों एक साथ याद हो जाएगा। लिखिए ना, लिखिए ना।
वो दोनों चैप्टर थोड़ा मजबूत है। अगला वो और वो इक्विलिब्रियम जो है आगे, वही दोनों हार्ड चैप्टर है वीडियो में भेजे तो हैं। पहला वीडियो खत्म होने के बाद दूसरा में वही है, बहुत अच्छे से सिखाए। नहीं होगा तो उस बैच के कॉपी किसी से ले लेना, पेजेज, या मोबाइल तुम्हारे पास है, रुकना हम खोजते हैं तो पीपीटी दे देंगे, इस बोर्ड में होगा। हो गया होगा। बढ़े। वन मोर रिलेशन इज आइसोडाइफर। आइसोडाइफर different atom of element having same difference of number of neutron and proton known as isodiapers. Different atom of element having same difference. किसके किसके बीच सेम डिफरेंस? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में सेम डिफरेंस, उसको बोलते हैं आइसोडाइपर्स। किसके किसके बीच सेम डिफरेंस? एग्जाम्पल ढूंढो। नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें, तो 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 7। ये दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हुआ? इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 16 में से 8 गए 8। प्रोटॉन का नंबर डिफरेंस कितने का? तो कहां सेम हुआ? नहीं ना सेम हुआ, तो गलत बताया था तुम। दूसरा बताओ। बोरोन इसके साथ है, कोई बताओ ना। ऑक्सीजन 17 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 9 और प्रोटॉन 8, डिफरेंस कितने का? तो ये दोनों को आपस में आप क्या कहेंगे? हाउ इट रिलेटेड? ये दोनों आइसोडाइफर्स है। क्यों आइसोडाइफर्स है? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस बराबर है, न नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है न नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, ये सब बराबर नहीं है, दोनों का घटाव बराबर है। 8 में 7 गया 1, 9 में 8 गया 1। और एग्जाम्पल बताओ। बोरोन 11 5 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6, प्रोटॉन 5, डिफरेंस 1। डिफरेंस -1 में नहीं जाना है, 1। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8, डिफरेंस 1, है ना। तो ऐसे रिलेशन को, बोरोन और ऑक्सीजन 17 के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? आइसोडाइपर्स। जल्दी से लिखिए।
हो गया। नाउ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। लिख दिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन। द केमिकल सबस्टांस having same number of electrons known as आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे बाबू एग्जांपल्स में यहां देख लो थोड़ा सा, सोडियम पे प्लस चार्ज देते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो 10, यानी सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम पे 2 प्लस देते हैं, ऐसे कहेगा 10 कैसे आ गया, लो एक लाइन और लिख देते हैं, 11 में से एक गया, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। अल्युमिनियम पे 3 प्लस देते हैं, 13 में से 3 गया, ठीक है। नियॉन हाउ मेनी? 10। ऑक्सीजन फ्लोरीन माइनस 9, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ऑक्सीजन पे 2 माइनस 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। नाइट्रोजन पे 3 माइनस 7, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 10। ये सब आपस में इलेक्ट्रॉन की नंबर बराबर रखता है, इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। साथ में एक और मॉलिक्यूल भी जोड़ना चाहेंगे हम, मीथेन CH4। कितना इलेक्ट्रॉन CH4 में? कार्बन में 6, हाइड्रोजन में 1 गुना 4, 6 4 10। वाटर हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 8, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो जितने केमिकल सबस्टांस सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, वो सब आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसी तरीके से पोटेशियम पे प्लस 19 में से एक गया, 18। कैल्शियम पे 2 प्लस 20 में से 2 गया। स्कैंडियम से 3 प्लस 21 में से 3 गया। आर्गन क्लोरीन माइनस 17, 1। सल्फर पे 2 माइनस, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। फास्फोरस पे 3 माइनस 15, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। दिस ऑल हैज 18 इलेक्ट्रॉन, सो
दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। लिखिए जल्दी से। ऐसे ही कुछ भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आ सकता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल के आपको देखने होते हैं। और ये है सिंपल, लेकिन आ जाता है अच्छे कॉम्पिटिशन्स में भी आ जाता है, मतलब जेई और मेडिकल में भी आ जाता है। और है कुछ है, मतलब कि है ही नहीं कुछ, क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, बहुत बड़ा काम नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में भी रह सकता है, साथ साथ में पीरियोडिक टेबल में भी रह सकता है। लिख दिए। हो गया क्वेश्चन दें? हो गया बच्चा? क्वेश्चन क्या लिख रहा था, अभी तो सामने में था। द पेयर in which ions are isoelectronics with Al3 plus each. आंसर इज, देखिए अभी आपके एग्जाम्पल्स में भी लिखा हुआ भी होगा। Al3 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। तो खोजना था कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन किस में, तो ऑक्सीजन में है 8 दो 10, मैग्नीशियम में 12 में से 2 गया, आंसर इज डी।
थोड़ा शांति आ जाए दिमाग में, डॉक्टर तो बन ही जाना है। कान का? हाँ, मुस्कान का। हो गया। एक होता है आइसोस्टर्स, आइसोस्ट्रक्चरल भी कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर होते हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर और नंबर ऑफ एटम भी बराबर, उसको कहते हैं आइसोस्टर्स। द केमिकल सबस्टेंस having same number of atom as well as same number of electrons known as isosters. The chemical substance having same number of atom as well as same number of electrons. जरा एग्जाम्पल देखना पहले। एग्जाम्पल Cn माइनस एंड CO। देखो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कितने एटम से मॉलिक्यूल बने हैं, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ Cn माइनस में, 6 + 7 + 1 14, और CO में 6 + 8, यहाँ CO में 6 और ऑक्सीजन में 8, 6 और 8 14, दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एटम भी बराबर। तो ऐसे केमिकल ग्रुपिंग को, ऐसे पेयर को आइसोस्टर कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों बराबर हों। एक आध एग्जाम्पल और बनाओ। CO2 एंड N2O, नंबर ऑफ एटम 3 है इसमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या आप देख लो, 6 8 दूनी 16, 16 6 22, 7 दूनी 14 और 8 22, इलेक्ट्रॉन 22 है, नंबर ऑफ एटम 3 है, तो हो गया आइसो अस्टर्स। लिखिए लिखिए, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहिए। काफी पढ़ रहे हैं भाई साहब, नहीं? लिखते रहिए लिखते रहिए। पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाई कर लिए एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। लिखिए।
क्या कहते हैं? नंबर ऑफ एटम। कार्बन एक एटम है, नाइट्रोजन एक एटम है, तो एक जोड़ एक तो दो ही होता है पूरे मैथ में। तो फिर कैसे समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया? तो दो एटम है तो दो एटम वैसे ही ना है। उधर वाले में तीन एटम है, एगो कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो दो एक तीन एटम हुआ। N2O में भी दो एटम नाइट्रोजन एक एटम ऑक्सीजन है, तीन एटम हुआ। अब ये तो ऐसे ही बात हो गया कि पूरी पढ़ाई हो गई। अब यही छोटा सा बात था, देखिए ये भी इसको भी बोलना पड़ेगा कैसे। लिखो लिखो लिखो। ठीक है करता है, ठीक ही करता है यार तुम। पूरा मिनट है तुम्हारे पास भाई। बनाइए। कि केमिकल बॉन्डिंग में मैं पढ़ा रहा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से भी बनाए, ये केमिकल बॉन्डिंग से, मतलब वहीं पे मेडिकल वाले क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन प्लेस्ड है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, आइसो स्ट्रक्चरल भी है, मतलब आइसो अस्टर्स पूछ रहा है ना? नंबर नहीं याद किया होगा। कार्बन का 6, 8 या 24, 24 प्लस 2, 24 होती 2 32। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 गुना 3, 24 जोड़े 1, यही तो मिल गया जी पहले। है दोनों में 4 एटम भी है, बाकी को क्या चेक करना, पहले ही तो आंसर है। दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन दोनों में? 24 36 2, उसमें भी 32। नंबर ऑफ एटम 3 1 4, ऑक्सीजन के 3 एटम, कार्बन के 1 एटम, नाइट्रोजन के 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, 3 1 4। तो दोनों में एटम की संख्या भी 4 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 32, इसलिए आइसोस्टर्स भी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। ठीक लगाइए जल्दी से। क्लोरीन 17 24 1, 16 24 2, हो तो जा रहा है।
और भी है क्या? कार्बन एक क्लोरीन है, उतना है यहाँ पे। सल्फर नाइट्रोजन, बाकी दोनों ना है। हम लोग पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड कैलकुलेशन, है ना। अब न्यूक्लियस का वॉल्यूम, रेडियस पढ़ेंगे। पढ़ा जाए। देखो रदरफोर्ड साहब न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में बताना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा। तो सबसे पहली बात कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, आप लोग खुद ही सोच सकते हो। हर एटम के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्याएं अलग अलग है, तो न्यूक्लियस का साइज भी, वॉल्यूम भी अलग अलग होगा। अब किसी के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और किसी के न्यूक्लियस में 16 प्रोटॉन है, किसी के न्यूक्लियस में 100 प्रोटॉन है, तो 100 प्रोटॉन वाला तो बड़ा होगा ना न्यूक्लियस। यानी मास नंबर पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास या कौन सा नंबर, मास नंबर। कैसे डिपेंड करता है, तो बोले क्यूब रूट, यानी रेडियस आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3। तो आर एन रेडियस बराबर करने के लिए एक रदरफोर्ड कांस्टेंट लगेगा इनटू ए का पावर 1/3। इससे फॉर्मूले से आपको रेडियस निकल जाता है। वेयर आर नॉट इज रदरफोर्ड, रदरफोर्ड कांस्टेंट कितना होता वैल्यू इसका, सब जगह पे एक ही वैल्यू लगेगा, 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर को एक फर्मी कहा जाता है ना। यानी कि रेडियस का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रेडियस फर्मी में आता है। रेडियस का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रेडियस किस चीज में आता है, फर्मी में आता है। अब जैसे किसी का न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है, जैसे एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का मास नंबर होता है 27, क्यूब रूट से गुना कर देंगे इस वैल्यू को, तो न्यूक्लियस मेजर हो जाएगा कि एल्यूमिनियम का कितना बड़ा होता है। जल्दी से लिखिए फिर क्वेश्चन देंगे। हाँ, एटम तो बड़ा होगा ना न्यूक्लियस के कंपैरिजन में।
वो 10⁻⁻10 मीटर। क्या हुआ, कोई बात तो बताओ। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। और रेडियस के आगे रदरफोर्ड रेडियस भी लिखा रहता है। कैलकुलेट द रदरफोर्ड रेडियस। निकालिए। किस बात पर चर्चाएं चल रहा है लगातार। देखिए पापा का फोन आ गया। जरा बताइएगा कि क्लास रहता है 6 से 8 में। काहे शर्मा शर्मा के लिख रहे हैं, लिख दीजिए। सबके पास देखिए एक ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है ना मोबाइल। 2 मिनट हटा दे, पता चले कि इधर भूल गया, तब देखिए कैसे बेचैन हो जाता है। बाप रे कहाँ गया। क्या भाई साहब, हिंदी इंग्लिश कुछ हो रहा है, हो रहा है कुछ डेवलपमेंट है। हाँ, एक एक बार आओ जाके उतारना है, करता है ऐसे। थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। एल्यूमिनियम न्यूक्लियस का निकालना है भाई रेडियस। हाँ ठीक तो है, लगा दो फॉर्मूला। देखो ये लगा दिया, तो वही तो है फॉर्मूला लिखे हुए है, ये लगा दो। कौन सा शैम्पू लगाते हैं बाल में, मतलब ये ऐसे करके रखिएगा बड़ा बड़ा, राम जी टाइप, राम भगवान के जैसे। हम भी सोचते हैं बढ़ाने, यही वाला लगाने में ठीक नहीं लगता, इसीलिए ना बढ़ाते हैं। ये छोटा है ना, यही नहीं लगा पाते हैं, आदत हो जाता है। निकल गया होगा रेडियस 3 पॉइंट। मंकी टाइप क्यों कर रही है बच्ची तुम, वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ, चोट लग गया कैसे। जा, चोट वोट नहीं लगाओ, ऐसा तो गलत है। क्या यहीं पे लगा, होगा सर्फ होगा तो रखा हुआ। हाँ उधर बेसिन में। क्या करेंगे रदरफोर्ड आर एन, आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3, 1/3, 1.33 इंटू 10⁻⁻15, मास नंबर 27 का पावर 1/3, तो 1/3 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा ना। वन बाई थ्री यही ना, कट जाएगा ये 3 से 3, तो 3.15 मीटर, या लिख सकते हैं 3.99 फर्मी।
ठीक है। अब देखो, ये 27 था तब क्यूब रूट निकाल लिए, लेकिन 28 होता तब मुश्किल हो जाता, 29 होता तो क्यूब रूट निकालना मुश्किल हो जाता। तो वैसे केस में जब सॉल्व नहीं होता है तो मैथ में लॉग का सहारा लिया जाता है। और लॉग लगाएंगे तो कैसे, देखिएगा, समझ आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो कोशिश करने में क्या जाता है। ए का पावर 1/क्यूब, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, थोड़ा बहुत लॉग जानते होंगे, उसी से हो जाएगा काम। लॉग आर एन, लॉग लगा रहे जी बच्चा, कैसे लगाएंगे, लॉग आर एन बराबर लॉग आर नॉट ए का पावर 1/3, ठीक है। लॉग ए गुना बी बराबर क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, ठीक है। इसमें लगा दो, एक चीज और जान लो, लॉग 10⁻x बराबर होता है x log 10, ये लॉग का फीचर्स है। लॉग आर नॉट इंटू है इसमें, तो जब ये खुलेगा तब क्या बनेगा, लॉग आर एन बराबर लॉग आर नॉट प्लस लॉग ए का पावर 1/3 10⁻x, तो x आगे आ जाएगा, सिमिलरली 1/3 भी आगे आ जाएगा। लॉग आर एन बराबर लॉग आर नॉट प्लस 1/3 लॉग ए। इससे आपको यदि क्यूब रूट सॉल्व नहीं होता है तो लॉग टेबल रहेगा तब बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा देखिएगा, शायद आप पढ़े हो बाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स का ग्राफ पढ़े हैं आप, जिसमें बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, बोलो, बाई किसका फंक्शन है, एक्स का। लॉग आर एन किसका फंक्शन है, ला कुछ बोलता ही नहीं है यार, लॉग आर एन किसका फंक्शन है, लॉग ए का। लॉग आर एन किसका फंक्शन है, मतलब ये कि ए चेंज करेंगे तब जाके आर भी चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट लॉग आर नॉट है और स्लोप की वैल्यू कितनी है 1/3, आने की दिस इक्वेशन follow equation of a straight line so the graph in between log Rn and log A is a straight line with positive slope 1/3 and intercept is log R naught. अब जब ग्राफ खींच देंगे log Rn और log A के बीच, तो ऐसा आएगा, यहां पे log R नॉट और स्लोप की वैल्यू 1/3। लिखो
वो इसको पूछो समझ में आया, और एक लाइन बोल दो, पूछो ना। कितना आदमी को ही समझ आया? हाथ उठा के जरा वोट करें। देखो आप लोग, इसको भी आ गया, इसको भी आ गया, इसको आया, उसको आया, उसको आया, उसको आया। बाकी के 10वां में ग्राफ नहीं बनाए थे जी। पहला चैप्टर में ग्राफ नहीं पढ़ना था मैथ में। ये आज का है, ये 9th के ग्राफ, यहां से 9th क्लास स्टार्ट हुआ था मैथ। वो अभी भी कर रहा है, नहीं सर, कुछ में था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए उतारिए ना, फिर समझाते हैं, एक बार कोशिश ही कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो फिजिक्स और मैथ पढ़ रहे होंगे उसमें ग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं कहीं, तो फिर वहां भी पढ़िएगा। बाई बराबर सी प्लस एम एक्स से पहला नहीं पढ़ा है? बेहोश पड़े हुए थे, 9th-10th में बेहोश था। बहुत बात होगा जिसको समझना होगा अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा है तो कमजोरी, बचपन की कमजोरी। कभी कभी स्टेशन जाते समय ट्रेन से देखते हो वाइट वाइट में लिखा रहता है, तो वहां डॉक्टर का नाम लिखा रहता है, अंदरूनी समस्या वाला दिन। कौन डॉक्टर रहता है? लिख लिख। ये जाता होगा। ये बात आपके लिए नहीं था, इनके लिए था। ये समझाओ होगा, आपके लिए नहीं था ये बात। तो फेवरेट है ही, उसके साथ हमको मजा आता है भाई। रशीद के साथ तो पढ़ने पढ़ाने की बातें होती, और उसके साथ हमको मजा आता है। हाँ जी, पता चलेगा, पता चलेगा। देखो भाई, अब इसको समझाना है, अब क्या करेंगे, ऐसा बोल दिया है तो समझाना तो पड़ेगा। अपने तरीके से हम इसको कैसे समझा पाते हैं, या देखिएगा। यही सब चीज जो है ना, ये 2 चैप्टर को थोड़ा डीले कर जाता है। आज समझने लायक फिर हो जाएगा तो जल्दी जल्दी भी होगा बात। लिख लिया? अबे लिखो जल्दी से, अरे कब समझोगे, जल्दी से लिखो। स्लोप नहीं समझता होगा, इंटरसेप्ट नहीं समझता होगा, हम क्या ही समझाएंगे, पूरा मैथ। ई कोना में बैठल इहो हाथ न उठाया था, ई तुमसे तुमको न मिला है। स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस, वही हकीम साहब के पास जाना पड़ेगा, पाउडर वाउडर देंगे वो। स्टेशन के बगल वाली गली में मिलते हैं।
हाँ, स्टेशन के बगल वाली गली में बैठे। मतलब देखें, अब एक ग्राफ बना के दिखाना है कि कैसे स्ट्रेट लाइन होता है ये। थोड़ा ही बहुत समझा पाएंगे हम इसमें, लेकिन समझाएंगे। तैयारी तो डॉक्टर बनने का कर रहे होंगे कि इंजीनियर? तरीके मतलब इसरो जाइएगा? हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जाइएगा। हाँ, फ्यूचर परमाणु बम बनाइएगा आप। भाई क्या ही करे, उतार रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत लेट कर दिए ना। एक तो समझाना है, समझ नहीं आया, लिखे भी लेट से। जल्दी। ए, अब कहाँ? अभी समझाना है ना इक्वेशन। तुम तो इंटरवल करा दिया यार सबका। देखो जी, एक्चुअली में यहां पर सीखना समझना ये था कि बाई बराबर सी प्लस एम एक्स क्या लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो बाई मान लेते हैं एगो वैल्यू 20 है, जहां पे सी मान लेते हैं 5, और एम जो है 1/2 मान लेते हैं। एक्स का कितना वैल्यू रखेंगे कि 20 आएगा? बताओ दो, एक्स का कितना वैल्यू रखें तो 20 आएगा? 30 रखेंगे सर। तो 30 रखेंगे तो 20 आया। टेबल बनाइए ऐसा, इफ एक्स बराबर 30 तो बाई बराबर कितना आया? 20। ध्यान दीजिए, मैथ है, याद दिलवा देंगे तो याद आ जाएगा आपको। आया ना? सुनोगे? अब बोलो, एक्स का वैल्यू हम यदि 0 रख दें या 10 रख दें तो क्या यहां पे 20 आएगा? क्या कितना आएगा? कितना आएगा? समझ रहे हैं कुछ? यानी एक्स बदल रहे हैं आप, तो बाई का वैल्यू अपने आप बदल जाता है। इसी बात को कहते हैं बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब हुआ, व्हेन यू चेंज द एक्स द वैल्यू ऑफ बाई गेट चेंज। तो क्या बोलेंगे, एक बार बोलिए, बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, चेंज द वैल्यू ऑफ बाई। यही लॉग ए और लॉग आर एन था। इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ ए, आर एन चेंज। तो इसीलिए कहते हैं कि दिस इक्वेशन फॉलो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो अलग से दिखाते हैं, लॉग आर एन इज ए फंक्शन ऑफ लॉग ए। जैसे बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं, लॉग आर एन इज ए फंक्शन ऑफ लॉग एक्स बोलेंगे, लॉग ए बोलेंगे। ठीक है, समझ लीजिएगा, केमिस्ट्री में बहुत जगह काम आएगा, और सब जगह इतना समय दे करके तो बोलना मुश्किल होगा। आज बोल देते हैं, समझ रहे हैं? कोई इक्वेशन ऐसा होगा और कहीं पर हमने इस्तेमाल कर दिया कि फलाना प्रॉपर्टी इज ए फंक्शन ऑफ फलाना, मतलब यही है कि एक ठो को बदलोगे तो दूसरा अपने आप ही बदलेगा। अब जरा 10 रखे तो बाई बराबर भी 10 ही आया है, रख लो। हाँ, अब समझ आ गया आपको। यदि x को हटा के हम 40 कर देते हैं तो बताइए बाई कितना आ जाएगा? 25। तो x बराबर 40 तो बाई बराबर 25। अब ऐसा वाला ग्राफ तो देखे होंगे कॉपी में, नहीं देखे? ग्राफ कॉपी नहीं खरीदे थे क्या? ग्राफ कॉपी नहीं खरीदे थे बाबू? खरीदे थे। तो यहां पर ओरिजिन होता है 0, छोटा छोटा लाइन, छोटा छोटा लाइन। यहां पर आप 10, 5 जो भी रखना है रख सकते हैं कि नहीं रख सकते?
यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ फिर ऐसे 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 यहाँ 30 रखिएगा ना जी। इस तरह से इधर भी ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके 10, इधर ऐसे करके 20 रखिएगा कि नहीं रखिएगा, बोलिए। 30 लाइक दैट। अब x का वैल्यू 30, y का वैल्यू 20। अरे तो गधा आता है तो फिर यही ना करना था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ यही ना बताएंगे। x बराबर 30 तो ये हो गया 20, एक पॉइंट देंगे। x बराबर 30 तो हो गया, y हो गया 20। x बराबर 10 तो y बराबर भी 10 हो गया। x बराबर 40, x बराबर 40 तो इधर आ गया 25, तो इधर में कोई पॉइंट दे देते हैं। अभी इसको मिलाएंगे, तो जब मिलाइएगा तो जो ग्राफ ऑब्टेन होगा उस ग्राफ को क्या कहिएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो इस इक्वेशन पे इक्वेशन फॉलो करेगा है ना, उस दोनों के बीच का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। यही तो लिखे हैं, और क्या लिखे हैं जो समझ नहीं आया था आपको, है ना, एक्स और वाई के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। बाकी जो जो हाथ नहीं उठाए बताइए क्या है के लिए। दिस इक्वेशन फॉलो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। सो द ग्राफ इन बिटवीन लॉग आर एन एंड लॉग ए वाई और एक्स, लॉग आर एन लॉग ए इज ए स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। अब देखिए ये जो ऐसे उठा है तो इसका स्लोप का वैल्यू कितना है, आधा। कहने का मतलब है ना कि ये 45 डिग्री के एंगल पे ऊपर उठ गया होगा। 10 45 बराबर हाफ होता है शायद, है ना, जब 1 होता है तो हाफ यहाँ पर है, तो स्लोप का वैल्यू tan थीटा होता है। तो जितना पर हाफ का वैल्यू होगा वही एंगल आ जाएगा। और इंटरसेप्ट इज सी, यानी कम से कम ये 5 पे जाकर के यहाँ पे कटेगा, ये ओरिजिन है ना, कितना पे कटेगा, 5 पे। कम से कम 5, 0 तो नहीं हो रहा है, कम से कम 5 तो है क्या। बस यही ग्राफ था, अब समझ में आया। लॉग आर एन और लॉग ए के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप की वैल्यू यहां पर जो रहेगा वो स्लोप का वैल्यू 1/3, और इंटरसेप्ट बोलते हैं सी को, लॉग आर नॉट, यानी जहां मिनिमम बाई एक्सिस पे ये कट रहा है वो कितना का वैल्यू है, लॉग आर नॉट। मतलब सी हो गया आपका इंटरसेप्ट, और स्लोप की वैल्यू एम को क्या कहते हैं इसमें, स्लोप। ये लिख दीजिएगा अलग से कहीं, समझ आ गया। चलिए बात खत्म। नाउ रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड दूसरा कैलकुलेशन है रदरफोर्ड साहब का, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ एटम। सिंस कितना, सिंस एटम और न्यूक्लियस इज spherical, the volume of atom is equal to volume of sphere। और वॉल्यूम स्फेयर का कितना होता है जी, पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जब हम निकालेंगे तो 4/3 पाई आर एन क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ एटम निकालेंगे पाई आर ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर ए क्यूब बाई अगेन 4/3 पाई आर एन क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ एटम अप्रॉक्स 10 to the power minus 10 मीटर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 to the power minus 15 मीटर के रेंज में होता है, एक मोटे मोटे तौर पे। ऐसे तो हर एटम का रेडियस अलग होगा, बोर वाले थ्योरी में पढ़ेंगे कि कितना रेडियस होगा किस एटम का, न्यूक्लियस का। यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे एटम 10 to the power minus 10 मीटर रेडियस का होता है और न्यूक्लियस 10 to the power minus, अभी देखा ही था। तो वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को क्या लिख दें, रेडियस ऑफ एटम का क्यूब बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। ये पॉइंट से कट गया। रेडियस ऑफ एटम 10 to the power minus 10 का होल क्यूब, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 to the power minus 15 का होल क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस -30 -45। तो वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस -30 प्लस 45, एटम बाई न्यूक्लियस 15। तो वॉल्यूम ऑफ एटम बराबर 10 to the power 15 गुना वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे रदरफोर्ड साहब एक कंक्लूजन में बोले थे कि एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है। यहाँ पे उसी को मैथमेटिकली प्रूव किया कि एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से 10 to the power 15 गुना बड़ा होता है। एक एटम न्यूक्लियस से कितना बड़ा होता है, 10 to the power 15, 10 to the power 15 गुना बड़ा होता है, 10 to the power 15 गुना बड़ा होता है। वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 to the power 15 टाइम्स लिखिए। तुम साइंटिस्ट आदमी यार, तुम्हारा बात हमको समझ में आएगा नहीं, गलत तुम थोड़े बोलोगे, अब हम समझे नहीं होंगे। साइंटिस्ट हो ना तुम। पानी दीजिएगा, थोड़ा पानी दीजिए, पानी।
रेंज रदरफोर्ड, हाँ रदरफोर्ड साहब ही ना कांस्टेंट निकाले अपना न्यूक्लियस वाला, उसी से पता चला सब बात। लिख दिए। और तीसरा कैलकुलेशन एटॉमिक डेंसिटी, तुम लिख लिया है देखें। दोनों क्लास हो गया ना मैनेज, दिख गया ना ये सब था। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, मास ऑफ न्यूक्लियस वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है तो है, ठीक ले आता, हो गया भाई। नेक्स्ट तीसरा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्या था जी, क्या बोल दिया था तुम? हाँ बोलो ना। ठीक बोले थे। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बराबर मास बाई वॉल्यूम। किसी चीज का डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम ही तो होता है। किसी भी चीज का डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम ही होता है। तो मास न्यूक्लियस का कैसे निकलेगा? किसी के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन, किसी में 5 न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का नंबर होता है। तो देखो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए मास नंबर ए को गुना कर देंगे एमयू वाले वैल्यू से। अरे समझना है यहां पे, मास ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस का मास कैसे निकालेंगे? मास नंबर यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नंबर जो होंगे, जैसे कार्बन में 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन से, तो 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻, कहां से आया है ये? देखो कितना भूला जाता है। एक एमयू का वैल्यू यही ना है जी, है ना? एक प्रोटॉन का मास 1 एमयू, एक न्यूट्रॉन का मास 1 एमयू, तो एमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो अभी लिखे थे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बराबर 4/3 पाई आर एन का क्यूब। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड साहब निकाल के दिए हैं, R0 इंटू ए का पावर 1/3। अब ये सब चीजों को इस फॉर्मूले पर रख देंगे, डेंसिटी न्यूक्लियस का निकल जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डी बराबर
देखना ए का पावर 1/3 है, उसका पावर क्यूब है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के जगह पे ये पुट कर दिए। बोलो, मुझे एक स्टेप और कर देते। अब देखो यहां दिखाई दे रहा होगा ए का क्यूब क्यूब कट जाना। आर नॉट की वैल्यू भी तो पता ही हम लोगों का। ए, अब कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कुछ दिखाई दे रहा है अब? सब दूसरी दुनिया में है क्या? ए से ये कट गया। अब डेंसिटी डी बराबर क्या है? पाई का वैल्यू, आर नॉट भी तो पता ही है। बस डेंसिटी निकल जाएगा। नहीं, सबका डेंसिटी निकल जाएगा। अब यहां पर रदरफोर्ड का बात हो गया। लिख दिया। देखो अब उसका लिखने का समय खत्म हो गया इसका। नहीं, नहीं लिखोगे। सॉल्व करें। डेंसिटी डी बराबर अरे इसको कोई सॉल्व करने में दिमाग लगाना है तो देखो जी, यही आना है। वन पॉइंट थ्री थ्री को मल्टीप्लाइड बाई 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 1.3 और मल्टीप्लाइड बाई 3.14 9.175। डेंसिटी डी बराबर 1.67 बाई 9.17 इंटू 10 टू द पावर -24
प्लस 45, 1.67 डिवाइडेड बाय 9.17, 0.18, 10 टू द पावर कितना आ रहा है इधर, 20, 21 ग्राम मास का यूनिट और वॉल्यूम पर मीटर क्यूब या पर सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस यहाँ पे हम लोग मीटर में रखें तो पर मीटर क्यूब। वन पॉइंट एट लिखेंगे 10 टू द पावर, लिखेंगे ना। ये इंटायर डेंसिटी न्यूक्लियस का मिल गया। किसी भी एटम कोई भी होगा डेंसिटी यही होगा। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा क्या डेंसिटी न्यूक्लियस का मास नंबर पे डिपेंड करता है? आप देखिए यहाँ पे कि मास नंबर कट गया। यही छोटा छोटा सवाल कॉम्पिटिशन्स में आता है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मास पर डिपेंड नहीं करता है। कैसे बनिएगा साइंटिस्ट? कितनी साइंटिस्ट से बनने वाला सवाल था ना। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस does not depends on mass number of atom। अगले दिन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और डेवलपमेंट लीडिंग टुवर्ड्स बोर।